बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्नैक बाइट। स्नैक बाइट के ज़रिए पेशेंट में इंडिविजुअल्स में विक्टिम में क्या एंटर होता है, स्नैक विनोम। स्नैक विनोम हमारे पास फिर प्री कंडीशन काज करते हैं, लेकिन उनसे पहले स्नैक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्नैक की तकरीबन 3000 अनवा है, 3000 स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्नैक की तकरीबन 3000 अनवा है, 50,000 अनवा है। 15% इसमें 3000 स्पीशीज में से 15% जो स्पीशीज है वो विनोमस और पॉइजनस या डेंजरस है। तकरीबन हर साल अराउंड द वर्ल्ड जो है 5 मिलियन केसेस हमारे साथ सामने आते हैं। हमारे पास 5 मिलियन, उनमें से 1,25,000 से लेके 2 लाख तक डेथ्स होती हैं। अब ये विनोम जब स्नेक बाइट में हमारे पास पंक्चर साइट पे बाइट पंक्चर पे एंटर हो जाए तो हमारे पास 3 कंडीशन ये क्रिएट करते हैं। एक न्यूरोटॉक्सिक है, दूसरा हीमोटॉक्सिक है, तीसरा साइटोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक में ये ब्रेन में डिस्टर्बेंस पैदा करके, न्यूरोटॉक्सिसिटी पैदा करके कंफ्यूजन, ब्लड विजन, डिप्लोपिया, न्यूरोजेनिक शॉक वगैरह ये काज करते हैं। आदमी को कंफ्यूजन होगी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ब्लड विजन होगी और डिजीनेस होगा। ब्लड विजन और उसको साफ कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, उसको डिप्लोपिया होगा, चीजें दो दो नजर आएंगी। और उसको जो है न्यूरोजेनिक शॉक भी हो सकता है, उसको जो है डिजीज भी हो सकता है, सर चकराना, और उसको नींद भी बहुत ज्यादा आएगी इस दौरान। हिमोटॉक्सिक कंडीशन में ही हमारे पास इस तरह का कंडीशन होता है कि पेशेंट में कैपिलरीज कैपिलरीज डैमेज होती है। सही है। और DIC सेकेंडरी काज होती है, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जिनमें से क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड में। न्यूमरस थिंग। अब ये क्लॉट्स जब कैपिलरीज में जाएंगे तो वहां पे ब्लॉकेज काज करेंगे, और ब्लॉकेज जब काज करेंगे तो फिर ब्लड जब वहां पे पंप होगा तो वहां पे हमारे पास डिस्ट्रक्शन होगी कैपिलरीज की, और वहां से क्या होगा, ब्लीडिंग। दूसरी, जब ये क्लॉट बन जाए तो इसके लिए, इस मैकेनिज्म को खत्म करने के लिए, क्लॉट्स को खत्म करने के लिए जब बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और फाइब्रिनलाइसिस होगा तो हमारे पास फिर क्या होगा, हमारे पास फिर कोगुलोपैथी होगी, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ब्लीडिंग। इसको कंट्रोल करने के लिए कोगुलेशन की जरूरत होती है। यहाँ पे बहुत से ब्लड क्लॉट बने हैं जो कैपिलरीज को ब्लॉक कर चुके हैं, उनको खत्म करने के लिए इसको डिसॉल्व किया जा रहा है, तो हमारे पास ब्लीडिंग के चांसेस और ज्यादा हो रहे हैं। कोगुलोपैथी जो है वो एडवांस होती जा रही है, कोगुलोपैथी पैदा हो रही है। तो हमारे पास ये दो कंडीशन पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके साथ जब विनोम अटैच हो जाए तो उसकी भी डिस्ट्रक्शन होती है, रेड ब्लड सेल्स की। तो हमारे पास आरबीसीएस की डिस्ट्रक्शन होती है, जिनसे काज होता है एनीमिया।
अब सिवियर कंडीशन हो गया है, ब्लीडिंग भी हो रहा है, यहाँ पे एनीमिया भी काज हो रही है। दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पे फाइब्रोलाइज होगी तो इसके इसके प्रोटीन्स जो इसके प्रोटीन्स है और आरबीसीएस की लाइसिस में जो प्रोटीन्स पैदा हो रहे हैं, बिलिरुबिन वगैरह पैदा हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमारे पास काज करेंगी एआरएफ। ये किडनी पे बहुत ज्यादा जोर डालेगी, तो उस वजह से हमारे पास एक यूट्रिनल फेलर हो सकता है। इसी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, एक यूट्रिनल फेलर हो सकता है, हमारे पास एक यूट्रिनल फेलर हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ब्लीडिंग जो है इतना ज्यादा होगा कि हमारे पास इसमें इंट्रा इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकता है, इंट्रा इंटेस्टाइनल हेमरेज। हेमेटोचीजिया भी इंटरनल आर्गन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन इंटरनली, लंग्स इंटरनली हेमरेज हमारे पास हो सकता है। गम्स से जो है ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स, गम्स से ब्लीडिंग होगी, गम्स, गम्स ब्लीडिंग। हमारे पास साइटोटॉक्सिक कंडीशन में फिर हेमोलाइसिस भी आता है और माइलोसिस भी आता है। वीनोम जब एंटर हो जाए, सेल के साथ अटैच हो जाए, तो अगर ये रेड ब्लड से है तो होमोलाइसिस होगा। अगर ये मसल में चले जाएं और मसल में फिर ये डिस्ट्रक्शन काज करे, तो हमारे पास वो माइलोसिस है, मायोलाइसिस। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या आती है, रेब्डोमायोलाइसिस, रेब्डोमायोलाइसिस। अब हमारे पास हेमोलाइसिस में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन, और यहाँ पे मायोग्लोबिन जो है वो हमारे पास ब्लड में रिलीज होगा, तो फिर वो हमारे पास रीनल टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं, रीनल फेलर काज कर सकते हैं। अब हमारे पास फिनोम ये कंडीशन काज करते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं, मैनेजमेंट हम इस तरह करते हैं, आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल, आउटसाइड आपने क्या करना है, आउटसाइड जो है आपने करना ये है कि आपने इंसिशन ऑफ वाइट साइड और सक्शन, ये दोनों चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने जो है इमोबिलाइज करना है पेशेंट को, इमोबिलाइज करके स्पेशली वाइटेड लिम्स को इमोबिलाइज करना है। आपने उनको कोई आईएम इंजेक्शन नहीं देनी, ये चीजें आपने नहीं करनी, और उनको ड्रिंकिंग और ईटिंग,
उन्हें अवॉइड करना होगा ड्रिंकिंग और ईटिंग से। उन्हें खुराक नहीं देनी, उन्हें इंजेक्शन नहीं देने, उन्हें नसेहत नहीं देने दर्द के लिए। उन्हें ये चीजें नहीं देनी अपने। फिर आपने क्या करना है, आपने बाइटेड लिम्ब को बैंडेज करना है। एक रोल के साथ क्लॉथ कपड़े के साथ आपने बैंडेज करना है। आपने बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालनी, आपने सिर्फ लाइम्फेटिक ड्रेनेज आपने ब्लॉक करना है। शुड हैव नो इफेक्ट ऑन, जिसके ब्लड सप्लाई पे कोई असरात ना हो। सही है। उसके बाद आपने ट्रांसफर करना है पेशेंट को हॉस्पिटल में। ये तो आउटसाइड ऑफ फील्ड हो गया। अब जो इमरजेंसी फिजिशियन जो है, एज इमरजेंसी फिजिशियन हमें उनके साथ क्या करना है। एज इमरजेंसी फिजिशियन हमने जब पेशेंट मौजूद हो तो हिस्ट्री लेनी है। उनसे पूछना है स्नेक की स्पीशी के बारे में, उनके साथ जो कोई भी हो, अगर वो कॉन्शियस हो तो उनसे पूछना है। टाइम के बारे में, बाइट के बारे में, कितनी दफा उसने उसे डसा है सांप ने, ओरल इंटेक, लास्ट ओरल इंटेक के बारे में कि उसे कुछ दिया तो नहीं किसी ने रास्ते में या वहां पर। उनके बाद हमने फॉलो करना है ABC, एयरवेज, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ये तीनों चीजें हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए कवर करवानी है कि हमारे पास एयरवे, अगर ये पेशेंट कहीं पे गिर गया हो और उसके मुंह में कुछ चला गया हो तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखना होगा हमें। सही है, ये तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है। दूसरी बात हमने ब्रीथिंग चेक करनी है, क्योंकि विनोम के साथ जो है, विनोम की वजह से पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेलर वाकया हो सकता है। तीसरे अपनी सर्कुलेशन चेक करना है, क्योंकि विनोम की वजह से हेमोलाइसिस और ब्लीडिंग हमारे पास होता है। तो सर्कुलेशन में हम देखेंगे कि ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, गम से ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, हेमेटोमेसिस वोमिटिंग में ब्लीडिंग आ रहा है कि नहीं, हेमोचूरिया है यूरिन में ब्लीडिंग आ रही है कि नहीं, स्टूल में ब्लीडिंग आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें फिर हमने कवर करने होते हैं। लेकिन इसी दौरान आपने MHEAT जो है आपने IV कैनोला इंसर्ट करना है। आपने 20 ml ब्लड लेना है। उनसे क्या करना है, आपने APTT करना है, INR करना है, बेसल मेटाबॉलिक प्रोफाइल करना है। सही है, ये चीजें अपनी करनी है। साथ में आपने ये करना है कि आपने 3 ml ब्लड, इनमें से 3 ml ब्लड जो है जिसको हम WBCT कहते हैं, 3 ml ब्लड आपने लेना है। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने 3 ml ब्लड जो है आपने लेना है एक ग्लास ट्यूब में।
और और आपने इन्हें रखना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आपकी ये ट्यूब जो है ये आपने 45 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री के एंगल पे आपने इसको टेस्ट करना है। तो आपने देखा कि अगर ये ब्लड क्लॉट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पेशेंट जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, कोगुलोपैथी रिस्टोर हो रही है। और अगर हमारे पास ये फिर भी जो है क्लॉट नहीं हो रहा तो हमारे पास पेशेंट में कोगुलोपैथी जो है वो मौजूद है, पेशेंट जो है वो डायलिसिस को एक्सपोज है। तो हम ये जो है हमारे पास मेन 20 WBCT जो है फुल ब्लड जो है हम ब्लड कोगुलेशन जो है हमने करना है टेस्ट। तो उसके लिए हम एक ग्लास ट्यूब में 3 ml ब्लड लेते हैं, उसको 20 मिनट तक रख देते हैं, फिर 20 मिनट के बाद हम उसे चेक करते हैं कि क्लॉट हो गया कि नहीं। अब हमने पेशेंट को किनोला लगवाया है, ये ब्लड ले लिया, ये टेस्ट हो रहे हैं। आपने मैनेजमेंटली आपने लगवाना है पेशेंट को विनोम, सॉरी एंटीविनोम, स्नेक एंटीविनोम आपने लगवाना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि आप पेशेंट को देखेंगे। पेशेंट को आप देख रहे हैं कि पेशेंट हमारे पास 2 कंडीशन में है। एक में न्यूरोजेनिक साइन मौजूद है, न्यूरोटॉक्सिसिटी मौजूद है, और दूसरी में एब्सेंट है। दो तरह का पेशेंट है। इस पेशेंट को आपने किस तरह मैनेज करना है? आपने पेशेंट को एट्रोपाइन लगवाना है, एट्रोपाइन इंजेक्शन या एट्रोपिन 6 mg, सही है। आपने जो है उसके बाद उसके साथ ही न्यूस्टिग्मीन लगवाना है 0.2 to 2 mg। और ये प्री ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद आपने लगवाना है SAV, स्नेक एंटी विनोम। क्या लगवाना है? स्नेक एंटी विनोम। उसके बाद आपने 2 आवर्स जो है प्रीव्यू लेनी है। उसके बाद आप देखें कि पेशेंट की हालत क्या है। अगर रिस्टोर नहीं हो रही तो फिर आपने ये चीजें फिर से कंटिन्यू करनी है, एट्रोपाइन, न्यूस्टिग्मीन और ASV। यहाँ पे आपने सिर्फ साइटोटॉक्सिक कंडीशन और हीमोलाइटिक कंडीशन जो है आपने कवर करना होता है। तो उसके लिए आपने हाइपोटेंशन पेशेंट में क्रिस्टल कोलॉइड्स, एल्बुमिन इन्फ्यूजन वगैरह, या जिलेटिन प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ये आपने देने हैं। ये आता है जिलेफ्यूसिन, जिलोफ्यूसिन,
यूसीन इन्फ्यूजन, सही है। पाकिस्तानी ब्रांड हीमोक्सिल भी आता है, हीमोक्सिल, सॉरी, हीमोक्सिल, ये आपने लगवाना है। फिर आपने लगवाना है SAV, स्नेक एंटी विनोम। स्नेक एंटी विनोम आप एडमिनिस्ट्रेशन इसकी किस तरह करना है, ये चीज़ें तो आपने करनी है इनिशियली, लेकिन स्नेक एंटी विनोम आप किस तरह देंगे, कैसे देंगे, उसके लिए आपने करना ये होगा कि आप पहले ये जान लें स्नेक एंटी विनोम का स्नेक्स एंटी विनोम रोल, इसका रोल क्या है, कंसिस्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन है जो विनोम बेंड्स टू विनोम एंड न्यूट्रलाइज इट। ये विनोम के साथ बेंड होकर उसे क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन आपने किस तरह करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन SAV स्नेक एंटी विनोम एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपने वाइपर स्नेक और रसल स्नेक के लिए आपने क्या करना है, आप ये जान लें जो स्नेक एंटीविनोम होता है हमारे पास, वो एक वाइल जो होता है हमारे पास, एक वाइल वो न्यूट्रलाइज करता है 6 mg ऑफ विनोम। 6 mg ऑफ विनोम। और एक स्नेक जो होता है, वन स्नेक बाइट, सॉरी, वन स्नेक बाइट जो होता है उसमें इंजेक्टेड विनोम कितने होते हैं बॉडी में, 60 mg। तो एक बाइट के लिए हम कितने वायल यूज करेंगे, 10 वायल्स। 10 वायल्स will neutralize 60 mg। विनोम एक वायल हमारे पास 10 mg विनोम को न्यूट्रलाइज करता है, और हमारे पास जो है 60 mg विनोम जो है वो एक बाइट में इंजेक्ट होते हैं। तो एक बाइट के लिए हम कितने वायल यूज करेंगे, 10। इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह होगा, आपने फाइव to 6 while in 500 ml NS। नॉर्मल सलाइन में आपने 5 से 6 वायल डालने हैं और उसको लगवाना है 1 घंटे में। फिर उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन करनी है 2 घंटे बाद। ऑब्जर्वेशन आपकी करनी है कितने, 2 घंटे बाद। टू आवर्स से आपने ऑब्जर्वेशन की पेशेंट की रिकवरी में, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर से आपने
4 से 5 ऑयल जो है आपने क्या करना है, नॉर्मल शरीर में लगवाने हैं। रसल स्नेक, ये तो वाइपर है, वाइपर के लिए आपने इस तरह करना है, वाइपर स्नेक। रसल के लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने 5 से 6 ऑयल इन एस्पांसो पर हावर 2 आवर्स आफ्टर जो है आपने 9 to 11 ऑयल्स आपने क्या करने हैं, लगवाने हैं। फिर उसके बाद मरीज की कोगुलोपैथी रिस्टोरेशन के लिए हम प्लेटलेट कंसंट्रेट भी लगाते हैं। ये इन्फ्यूजन प्लेटलेट्स की भी लगाते हैं, और हम दूसरे जो है फ्रेश प्लाज्मा भी जो है वो इन्फ्यूज कर सकते हैं। शॉक रिस्टोरेशन के लिए और प्लेटलेट रिस्टोरेशन के लिए हम ये चीजें भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जनरल इंडिकेशन क्या है एसएवी के, एसएवी की जनरल इंडिकेशन क्या है। एसएवी की स्नेक एंटीवेनम की जनरल इंडिकेशन, जनरल इंडिकेशन ऑफ एसएवी, ब्लीडिंग। आपने विनोम तब लगवाना है जब आप देखें कि पेशेंट से ब्लीडिंग हो रहा है, इसी दौरान पेशेंट की बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं, उनसे भी ब्लीडिंग होता है, बाइट साइड पंक्चर से भी ब्लीडिंग होता है, गम से भी ब्लीडिंग होता है, हेमोचूरिया भी होता है, स्टूल में भी ब्लीडिंग आ सकती है, हेमेटोमेसिस वोमिटिंग में भी ब्लड आ सकती है। तो आपने ब्लीडिंग देखना है, आपने न्यूरोजेनिक साइन देखना है। अगर न्यूरोजेनिक डेफिसिट मौजूद है, रेस्पिरेटरी फंक्शन आपने चेक करना है, रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस में आप रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस में आप जो है ये स्नेक एंटीवेनम लगवा सकते हैं। सही है। शौक अगर मरीज में हो, साइनोसिस हो, तो भी इंडिकेशन ज़रूरी है स्नेक एंटीवेनम की। ये मुख्तसरन स्नेक बाइट का टॉपिक है हमारे पास।